हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन, उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, या यूं कहें कि किस तरीके से हम अपना सिलेबस, अपना कोर्स, हमारी अप्रोच क्या रहे कि हम इस स्टेज को, इस एग्जाम के इस स्टेज को बड़ी ही आसानी से क्लियर कर सकें। देखिए, अब ये एक थोड़ा सा मजाक वाली बात, लोग कहते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का कोई स्टेज काफ़ी आसान या काफ़ी इजी होता है। बट अगर हम राइट अप्रोच रखें तो हमको कई सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। और जो मार्केट में इतनी सारी बातें फैली रहती हैं, जो एक मिथ फैला रहता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा नहीं करेंगे तो वैसा होगा, इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिल सकता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि भाई एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, कि एग्ज़ाम का एक जो सिस्टम है कि वो किस तरीके से होता है। तो हम सभी को पता है कि एग्ज़ाम में 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है हमारा प्री, फिर देन होता है हमारा मेंस, देन हमारा होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको इंटरव्यू भी कहा जाता है। ठीक है। अब प्रीलिम्स जो हमारा होता है वो, जिसमें जीएस का पेपर प्लस एक सी सैट होता है, जो आजकल काफ़ी लोगों को बहुत डराता है, बहुत लगता है कि पता नहीं सी सैट क्या हो गया है एकदम। कि हम जीएस तो पास कर लेते हैं, बस सी सैट में हम हमारा गड़बड़ हो जाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में आगे। और जो दूसरा स्टेज होता है मेंस, मेंस देखिए एक गेम चेंजिंग पॉइंट होता है, या यूं कहिए कि अ, आपको जो सर्विस मिलेगी या आपका फाइनल मेरिट लिस्ट पर सिलेक्शन होगा, वो सब मेंस पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि मेंस 1750 मार्क्स का होता है और आपका इंटरव्यू मात्र 275 नंबर का होता है। तो इस 1750 नंबर के पेपर में होता क्या क्या है, 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में एक हमारा होता है लैंग्वेज का पेपर, जिसको कंपलसरी पेपर या क्वालिफाइंग पेपर भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा एसए। तीसरा होता है हमारा जीएस 1। ये एसए से हमारा एक्चुअल एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। और देन होता है जीएस 2। देन होता है हमारा जीएस 3। एंड देन होता है हमारा जीएस 4, जिसको एथिक्स भी कहा जाता है। और उसके बाद फिर जो आप अपना ऑप्शनल चूज करेंगे कि हमको क्या लेना है। बहुत लोगों का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी आजकल बहुत एक हॉट सब्जेक्ट बना हुआ है, मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग ऑप्शनल, जो आपका मन करे। ठीक है, एक तो ये होता है। तो इनका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है। ये सभी पेपर लगभग लगभग इक्वल वेटेज रखते हैं। जैसे 250 नंबर का 250 मार्क्स का आपका ऐसे होगा, 250 मार्क्स का जीएस 1 होगा, और 250 मार्क्स का ये भी जीएस 2 होगा, सेम जीएस 3 भी होगा, उसी तरीके से जीएस 4 एथिक्स भी 250 मार्क्स का होगा। ऑप्शनल के आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 250 मार्क्स का, पेपर 2 250 मार्क्स का। टोटल ऐड करेंगे। और लैंग्वेज पेपर एक क्वालिफाइंग पेपर है, तो उसके लिए कोई मार्क्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। और लैंग्वेज पेपर जिसके लिए इतना कोई अलग से एफर्ट मारने की जरूरत नहीं होती है। हमारे एक सीनियर हैं जिन्होंने जो भी सर्विस में है, वो मजाक मजाक में कहते हैं कि इंग्लिश का पेपर, इसका जो लैंग्वेज का होता है, एक पेपर आपको इंग्लिश के लिए देना पड़ेगा, एक पेपर आपको हिंदी के लिए देना पड़ेगा। तो इंग्लिश का पेपर ऐसा होता है कि आप उसमें एग्जाम में जाओ, एग्जाम में जाके सो जाओ 10 मिनट 15 मिनट के लिए, फिर उठो, पूरा पेपर करो, फिर सो जाओ, उसमें इतना टाइम होता है। और जो बेसिक आपने पढ़ाई लिखाई कभी अपने बचपन से लेके आज तक की है, वो सब उसमें काम आएगी। उसके लिए कोई बहुत अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। मेन जो हमारा बैटल होता है वो यही, जो मेन 7 पेपर हैं। यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का। हिंदी जरूरी नहीं है, जो 8 शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से कोई भी आप पेपर, एक लैंग्वेज चूज करके आप लिख सकते हैं। ज़्यादातर लोग हिंदी ही लेते हैं, तो मैंने हिंदी बोल दिया। उसके अलावा जो हमारा एक्चुअल पेपर स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है एसए पेपर का। जो मेंस का टाइम टेबल या शेड्यूल होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपका फ्राइडे के दिन 5 दिन का ये पूरा पेपर होता है, 5 दिन का पूरा एग्जाम होता है, टेस्ट मैच की तरह। तो पहले दिन जो आपका होगा वो एसए होगा। उसमें 3 घंटे का एसए, 2 एसए लिखने रहते हैं। हर एक एसए 1200 वर्ड, 1000 से 1200 वर्ड के बीच में होता है। और 125 नंबर का एक एसए होता है। टोटल पेपर 250 मार्क्स का होता है। फिर नेक्स्ट डे से हमारा जीएस 1 फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में फिर जीएस 2, फिर नेक्स्ट डे जीएस 3 जीएस 4। फिर बीच में आपको गैप मिलता है मंडे से लेके फ्राइडे तक। फिर नेक्स्ट से सैटरडे को, फ्राइडे के बाद सैटरडे को हमारा कंपलसरी पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर सुबह शाम करके। और शाम को नेक्स्ट डे आपका ऑप्शनल का पेपर 1 पेपर 2 होता है। ये पूरा मेंस का एक यूं कहें कि प्रोसेस का एक
एक फ्लो है कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद आपका जब जो नॉर्मली इस समय साइकिल चल रही है यूपीएससी की, कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में जब आप आपका रिजल्ट आएगा मेंस का, तो उसके बाद फिर शेड्यूल जारी किया जाता है और जनवरी के फर्स्ट वीक से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। तो मोटी मोटी ये बात रही। फिर आगे जैसे ये हो गया कि हमको पता चल गया कि भाई मेंस का स्ट्रक्चर क्या क्या है, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में जाके देखते हैं कि भाई ऐसा क्या होता है मेंस में कि लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली आंसर राइटिंग में। प्रीलिम्स की इस वीडियो में हम बात नहीं कर रहे, प्रीलिम्स के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं डालूंगा, जिसमें हम जीएस और सीसैट के बारे में बात करेंगे कि कितना बड़ा सिलेबस हम कितना सिलेबस जो इतना बड़ा सिलेबस उसको कवर कैसे करना है, या कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि पीवाईक्यूज को कैसे टैकल करना होता है, कैसे हम पीवाईक्यू सॉल्व करें। जैसे मार्केट में बहुत सारे कंपाइलेशन की बुक आती हैं, वो कितनी यूज़फुल हैं कितनी नहीं है, सब हम उसमें एक अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। वो बहुत एक उसमें डिटेल चीज़ है जिसमें अलग से टाइम देना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए हम मेंस की बात करते हैं। हाँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों का पहला सवाल रहता है कि सर हम मेंस लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, हमारा यही नहीं पता है कि पहले हम प्रीलिम्स कर लें। जैसे इस समय यूपीएससी जनरली क्या करता है कि मई के लास्ट वीक में, या जैसे चुनाव इस साल था इलेक्शन की वजह से, तो उन्होंने तो 20 दिन एग्जाम पोस्टपोन कर दिया था, बट जनरली मई के लास्ट वीक में एग्जाम पड़ता है प्रीलिम्स का। तो ये होता है कि जनवरी से हम पढ़ना स्टार्ट करें, 6 महीने 5 महीने टाइम लेके, ताकि हमारा प्रीलिम्स हम प्रीलिम्स रेडी हो जाए। बिकॉज अगर हमने प्रीलिम्स की तैयारी नहीं की तो मेंस की तैयारी करने में फायदा ही नहीं है। देखो, जितने भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो फाइनल लिस्ट में नाम बनाते हैं, वो कभी भी इतना टाइम लेके प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करते। बिकॉज सबको पता है कि जब प्री और मेंस के बीच में जैसे 2025 का जो टाइम टेबल, उसके हिसाब से आप एग्जैक्टली प्रीलिम्स जिस दिन खत्म होगा उसके नेक्स्ट डे से लेकर के जिस दिन मेंस स्टार्ट होगा उस दिन के बीच में 88 डेज का, एग्जैक्टली 88 डेज का डिफरेंस है। 88 डेज कुछ नहीं होते हैं। अगर आपकी मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के पहले नहीं है तो 88 डेज में आप खाली स्ट्रगल करेंगे। एक तो अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है तो वो आपको बहुत पुश करेगा कि अरे, कि प्रीलिम्स हो गया है, मेंस लिखने का मौका मिल रहा है, तो मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए कि मैं मेंस को बहुत लाइटली ले लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। और दूसरी तरफ मेंस का सिलेबस भी अलग एक सिलेबस होता है, अलग से। जैसे जो टॉपिक्स हम इसमें छोड़ देते हैं जीएस, स्पेशली जीएस 3 में, जैसे बच्चों के बहुत सारे नंबर कम आते हैं, ऐसे नहीं पढ़ा होता है, एथिक्स नहीं पढ़ा होता है, बहुत सारे लोगों को ऑप्शनल ही नहीं पता होता कि भाई हम कौन सा ऑप्शनल लें, या लिया भी है तो पूरा नहीं होता है। इवन एंथ्रोपोलॉजी टाइप के जो ऑप्शनल हैं जो बहुत कम समय पूरे आते हैं लोगों के, वो तक नहीं पूरे हो पाते। लास्ट दिन तक वो स्ट्रगल करते रहते हैं कि हमारा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और 88 डेज में से 7 या 8 दिन तो खाली इसी चीज में चले जाते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, आंसर की कितनी जाएगी। और स्टूडेंट्स को हमेशा मतलब बहकाने के लिए कोई बोल देगा। जैसे इस बार जब पेपर देके बच्चे निकले तो उसमें किसी ने बोल दिया कि 120 प्लस कट ऑफ जाएगी। फिर धीरे धीरे करते करते जब वो धुआं ठंडा हुआ तो फिर समझ में आया कि नहीं नहीं, 120 नहीं, 100 प्लस जाएगी। फिर ये मिल जाएगा कि नहीं, कट ऑफ 85 प्लस माइनस 2 3 पे आ गए लोग। तो इस तरीके का माहौल रहता है। हर साल का ये नियम है, हर साल आप जब एग्जाम देके निकलोगे, थोड़ा बहुत भी अगर वो पेपर से हट के कोई चीज़ हुई तो उसको बताएंगे कि बहुत टफ आया पेपर, बहुत कठिन आया है, कट ऑफ इतनी जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, फलाने होगा ढिमकाने होगा, और आपका टाइम वेस्ट करा देंगे। और थोड़ा बहुत भी जैसे 2024 का पेपर जैसे आया है तो उसको 2023 के कंपैरिजन बता देंगे कि इतना आसान आया था कि जैसे आप 120 का 150 कट ऑफ चली जाएगी। इस बारी तो मतलब जो लास्ट ईयर फॉरेस्ट की कट ऑफ थी वो इस बारी इसकी सिविल सर्विसेज की कट ऑफ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। हर साल का ये नियम है, हर साल का यूं कहिए कि ये मार्केट की एक हवा रहती है। तो हमको उस चक्कर में नहीं पड़ना रहता है। हमको पहले से हर चीज प्लान करके चलनी होती है, हमको पहले से हर चीज पता होनी चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा होगा। यूपीएससी इसी सब मामलों में बहुत बाकी सारे एग्जाम से बाकी सारे एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी से बहुत अच्छा, बहुत इसी वजह से बहुत इनको नोबल माना जाता है कि इसमें कोई भी चीज़ आपके सामने, भले इसको अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं, बट अनप्रेडिक्टेबल कोई चीज़ में ज़्यादातर होती नहीं है, स्पेशली एग्जाम और उसके कंटेंट को लेकर के। तो अगर आपको ये पता है कि भाई हमारे पास 88 डेज हैं, तो हमको पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए कि मेरा जो सारा सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज का पेपर है, एसए, जीएस 1, एथिक्स, जीएस जितना भी है, जीएस के चारों पेपर ऑप्शनल है ना, हर चीज़ मेरे को पहले से पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होते हैं जो जो जिन्होंने प्रीलिम्स तो पास कर लिया है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जिनको एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता है कि पूरा पेपर कितने नंबर का आएगा, मैं 3 घंटे में पूरा पेपर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, क्या लास्ट ईयर के जो
मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनमें जो टॉप 100 या टॉप 200 के जो में जो बच्चे हैं उनमें एक ऑप्टिमम नंबर कितना है कि मैं इतने नंबर लेके आऊँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। ये सब चीज़ें एक एक अवेयर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अगर आप इस एग्जाम में अपना पूरा सब कुछ दे रहे हैं। बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ के आते हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आते हैं, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि उनका बहुत अच्छा पैकेज रहता है, सब चीज़ बिल्कुल अपनी दुनिया से कट ऑफ हो जाने के बाद जब वो स्टेज पे पहुंचते हैं तो उनको ये सब चीज़ें पता बिल्कुल होनी चाहिए। हम रिस्क नहीं ले सकते इसमें, बिकॉज अगर आप एक भी स्टेज पे फेल हो गए तो आपके सामने फिर एक साल का पूरी साइकिल रहती है। और हम सबको पता है कि इस एग्जामिनेशन में एकेडमिक प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपको ऐसा कोई चीज़ मिलेगी नहीं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको समझ नहीं आएगी। प्रॉब्लम खाली वही ह्यूमन प्रॉब्लम होती है कि हमारा सिलेबस पूरा होगा कि नहीं, रात को नींद नहीं आ रही है, इतना एंजाइटी होती है, इतना प्रेशर होता है लोगों का। बहुत ऐसा होता है कि ओबीस हो जाते हैं लोग, उनके कोई भी काम करने जाओ तो उनका कुछ करने का मन नहीं करता। प्लस दूसरी चीज़, अगर आप घर परिवार से अपनी फैमिली से बहुत स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो कोई भी आपका सपोर्ट करने नहीं आएगा। कोई भी सपोर्ट करने से आपको डरेगा। ठीक है, हर चीज़ आपको खुद ही मैनेज करनी है, खुद ही आपको रोना है, खुद ही को समझाना है। तो ये 80% ऑफ द प्रॉब्लम ह्यूमन प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम अगर पहले से प्लानिंग करके रखें और धीरे धीरे उस चीज़ पे काम करते रहे तो लास्ट में हमको जाके समस्या काफ़ी कम हो जाएगी। समस्या होगी बट वो एक लिमिट में हो जाएगी जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसपे हम काम कर सकते हैं। तो ठीक है, आंसर राइटिंग के बारे में देखते हैं। आंसर राइटिंग होता क्या है। देखो, अगर आपसे कोई चीज़ सवाल पूछा जाता है कि मान लीजिए जैसे किसी ने आपसे सवाल पूछा कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, ठीक है। तो पहली चीज तो बहुत सारे लोगों के हाथ पांव भूल जाएंगे यही सोच के कि भाई इतना बड़ा वर्ड कहाँ से भूल दिया। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है भाई, है ना। पहली चीज तुमको ये नहीं पता हो कि ये इकोनॉमी का टॉपिक है, कि ज्योग्राफी का टॉपिक है, कि सोसाइटी का टॉपिक है, कि इसका टॉपिक है ना। तो ये होगा कि अच्छा अभी तो हमने तैयारी स्टार्ट ही की है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, ये भी बात सही है कि जब कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है। देखो, सिलेबस आपका कभी खत्म नहीं होगा। सिलेबस आपका ऐसा है और ना कोई ये चाहेगा, स्पेशली जिनसे भी आप गाइडेंस ले रहे हो या जो भी लोग हैं वो यही चाहेंगे कि आपका सिलेबस कभी खत्म ही ना हो। आप इसी लूप में फंसे रहो, धीरे धीरे करके आपका प्री निकले, फिर आप मेन से फेल हो जाओ या प्री ही ना निकले। ये सब लोगों का रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यही कर सकते हो कि आपके पास जो सिलेबस है आप उस सिलेबस को पूरा पढ़िए। आप उस सिलेबस में जितने भी कीवर्ड दे रखे हैं आप उनको समझिए। एटलीस्ट कोई भी शब्द ऐसा ना रहे जो आप जिससे आप फैमिलियर ना हो। जैसे यही शब्द है, ये सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने सिलेबस पढ़ा होता तो आपको पता होता। सिलेबस पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप उसको बाय हार्ट रट लो, वो भी एक बातें हैं एग्जैजरेट करके कि आप एक वर्ड वर्ड बाय वर्ड एक डॉक्यूमेंट रट लो। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी है तो आप पढ़नी है तो कोई एक चीज आप इकट्ठा रट थोड़ी सकते हो। बट हाँ, आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, एक ब्रॉड आइडिया आपको होना चाहिए जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ तो वो कौन से सब्जेक्ट में आता है। तो जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ है अपना भाई, ये जीएस3 का इकोनॉमी का टॉपिक है, ठीक है। ये जीएस3 में एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और ये बाकी साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, सब सारे सब्जेक्ट्स में आते हैं। इनका कितना वेटेज होता है, क्या नहीं होता है, कैसे ही हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर एक बारी सिलेबस देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है। आप जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वर्ड की ही बात कर रहा हूँ मैं, ये देखो, ये यूपीएससी का सिलेबस है। आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा वेबसाइट से, यूपीएससी वेबसाइट से, या आप इंटरनेट पर डालोगे तो बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें हम पार्ट बी, जो ये मेंस एग्जामिनेशन है, इसके सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो देखो, ये मैंने कुछ पूरा जो सिलेबस है इसका बाइफरकेशन कर रखा है कि थोड़ा थोड़ा कि ऐसे में क्या लिखा हुआ है, या जो जैसे पेपर टू हो गया, पेपर टू से मतलब जीएस1 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आते हैं, आर्टिकल्चर हो गया, अब हमारा सोसाइटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। फिर उसके बाद ये पेपर थ्री मतलब जीएस2 स्टार्ट हो गया, ये पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, आईआर हो गया। फिर हमारा पेपर फोर यानी जीएस3 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जीएस3 में जैसे मैंने कहा कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ है या गवर्नमेंट बजटिंग है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये सब जीएस3 के टॉपिक हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ स्पेसिफिकली इकोनॉमी के उसमें दिया गया है कि
सिलेबस में दिया गया है कि आप इसके ऊपर बहुत सारे अपना डेटा, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन या जो भी आपको समझ में आता है आप उसको तैयार करके आओ। तो हम कहाँ से तैयार करते हैं? हम जनरली किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ लेते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल मेंस के मामले में काफ़ी ठीक ठाक होता है। मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा हूँ या ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका अच्छा है उनका बुरा है। ज़्यादातर सेम ही होते हैं, ये आपको ही पता है। आप कहीं से पढ़ोगे वो कोई बहुत आगे पीछे नहीं करते हैं। तो आपको जहाँ से भी कोई मटेरियल बना के दे रहा है तो आपको अलग से उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं कि आपने सिलेबस देखा और फिर उसके बाद आप बैठ के इंटरनेट पे जाके सर्च कर रहे हैं गूगल पे या जहाँ से भी आपको हो रहा है कि मैं अपने उस पे ओन पे मेहनत करूंगा। वो ठीक चीज़ है, बट वो समय के हिसाब से जब सब टाइम वाला फैक्टर आता है तो फिर बहुत बड़ा एक आपके सामने कंस्ट्रेंट खड़ा कर देगा। फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है आपका फिर आप नोट्स ही बनाते रह जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो पेपर 4 हमारा है, पेपर 4 यानी GS3। अब GS3 में मैंने यहाँ पे लिख रखा है इकोनॉमी का। अब इस यहाँ पे देखिए, इसमें साफ साफ लिख रखा है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। ठीक है। अब इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितने सवाल आए हैं हम वो देखते हैं कि सवाल कैसे आए हैं, सीधे आए हैं कि घुमा फिरा के आए हैं, कैसा आया हुआ है। ठीक है। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है GS3 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल स्टडीज पेपर 3 GS3, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, साइंस, इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है। अब हमारा जो पहला टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन इंडियन इकोनॉमी इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, स्पेसिफिकली इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज देयर इन। जो चीज़ वो सिलेबस में लिख रखी है वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ। अब आप क्वेश्चंस देखिए कितने आए हैं। पहला सवाल, विद कंसिडरेशन टुवर्ड्स द स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, the new companies bill 2013 has indirectly made CSR a mandatory obligation। अब आप कोई ऊपर ऊपर से जिसको पता ना हो कि ये क्या सवाल है, उसने कभी सिलेबस देखा ही नहीं, कभी उसको फोकस किया ही नहीं, तो उसको ये लगेगा कि भाई ये करंट अफेयर का सवाल है। करंट अफेयर का सवाल है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2013 में न्यूज़ में था, ये अभी भी है। तो उससे कुछ जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स होते हैं जो आपको अपने आंसर में देने हैं, एग्जाम्पल कोट करना है कि ये फैक्ट है, ये डेटा है, ऐसा ऐसा कुछ करके है। बट जो ब्रॉड वे में अगर समझा जाए तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ का ही क्वेश्चन है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि आप पूरी सोसाइटी के हर एक जो बहुत ही मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको लेके चल रहे हैं कि सोसाइटी में जो सबसे लास्ट रो में खड़ा हुआ सबसे लास्ट व्यक्ति है हम उसको तक कंसिडर कर रहे हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स पे, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे आप हेल्थ सेक्टर को लेके चल रहे हो। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब तो एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक जितने भी टाइप के डेवलपमेंट या ग्रोथ हो सकती है वो सब हर चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर के एक बड़े सीनियर सिटीजन तक को कंसिडर कर रहे हैं, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। तो उसी के ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक कॉर्पोरेट सेक्टर उसमें अपने आप में एक उसका एक पार्ट है। दैट इज वाई यहाँ पे ये विद कंसिडरेशन टुवर्ड द स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ द न्यू कंपनीज बिल 2013 हैज इंडायरेक्टली मेड द CSR a मैंडेटरी ऑब्लिगेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, capitalism has guided the world economy to unprecedented prosperity. However, it is often encouraged short-sightedness and contribute to wide disparities between the rich and poor. In this light, would it be correct to believe and adopt capitalism driving inclusive growth in India? अब कैपिटलिज्म, कोई भी बच्चा जो थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा है, जो थोड़ा बहुत भी, जैसे आप सभी UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का एक बेसिक बेसिक डिफरेंस तो पता ही होगा, होना चाहिए। अगर नहीं पता तो पता कीजिए। ठीक है। अब इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूछा जा रहा है कि कैपिटलिज्म का क्या उसका प्रोज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, और कैपिटलिज्म को क्या अडॉप्ट करना चाहिए, और अडॉप्ट करेंगे तो क्या उससे इंक्लूसिव ग्रोथ होगी कंट्री में, इसके क्या क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं। अगेन इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन। ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ पुअर, यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है। ये एक तरीके से सवाल में ही इंक्लूसिव ग्रोथ का डेफिनेशन दे दिया है। तो यही लाइन आप एज इट इज छाप सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। जब आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ का एक पार्ट होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जनधन योजना इज नेसेसरी फॉर bringing the unbanked to institutional finance fold. Do you agree with this for financial inclusion of section of society? Give argument to justify your opinion. Give argument to justify your opinion. तो आपको इसमें इसके प्रोज भी लिखने हैं, इसके कॉन्स भी लिखने हैं। सिंस आप एक सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं तो आप कभी भी कोई एक साइड नहीं ले सकते, आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच चलनी पड़ती है, वो आपके आंसर में रेप्लिकेट होनी चाहिए कि आप साफ साफ लिख रहे हैं कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है प्रधानमंत्री जनधन योजना के ऊपर। कमेंट ऑन अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट ऑन द चैलेंजेस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ विच इंक्लूड केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर इन इंडियन कंटेक्स्ट, सजेस्ट मेजर टू बी टेकन फॉर फेसिंग दीज चैलेंजेस। ठीक है, अगेन बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन जिसको बोला जाता है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बेसिक डेफिनेशन पे क्वेश्चन दिया गया है। कब आया है? 2016 में। अगला सवाल 2017 में। ठीक है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। अब ये तो एज इट इज किसी भी नोट्स में आपको मिल जाएंगे, क्या है ये। ठीक है, हैज इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच अ ग्रोथ प्रोसेस एंड लाइज एंड सजेस्ट मेजर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब ये बेसिक, जैसे आप कभी आंसर राइटिंग स्टार्ट करो तो इसी टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो कि जो आपके नोट्स में एक टॉपिक दे रखा है इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, उसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या होंगे और क्या हमारी कंट्री उस लेवल पे पहुंच चुकी है जहां पे हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 2018 में तो नहीं दिख रहा, 2019 में देखिए। इट इज आर्ग्यूड दैट स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इज इंटेंडेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। अब देखिए ये सवाल देखिए 2019 वाला, और कहाँ गया कैपिटलिज्म पे जो सवाल था, हाँ 2014। ये थोड़ा थोड़ा सेम सवाल है। एक इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटलिज्म, ना स्ट्रिक्टली फाइनेंस रिलेटेड। एक सवाल 2019 में पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू, अब सस्टेनेबिलिटी का सीधा सीधा मतलब लोग इन्वायरमेंट समझते हैं, बट सस्टेनेबिलिटी खाली एक इन्वायरमेंट नहीं होता। सस्टेनेबिलिटी का मतलब और भी चीज़ होती है भाई। जो हम प्लान कर रहे हैं, जो इकोनॉमी हम अपनी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सस्टेन कर पाएगी नहीं। जो स्कीम्स हम लाएंगे, जो डेवलपमेंट के लिए हम स्कीम बनाएंगे, गवर्नमेंट स्कीम, या चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, कोई सा भी सेक्टर हो, उसमें जो जो चीज़ हम करेंगे क्या वो सस्टेनेबल होगा, उसके करस्पॉन्डिंग इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये सारी बातें। अगेन एक्सप्लेन द इंटरजेनरेशनल इश्यूज ऑफ इक्विटी फॉर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगेन ठीक है, ये 2020 में आया क्वेश्चन। ठीक है, फिर 2022 में देखते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। इट इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। मोर और लेस सिमिलर क्वेश्चन है जैसे पहले आए हुए हैं। और उसके बाद अब धीरे धीरे आप देखेंगे तो आपको समझ में आया कि इंक्लूसिव ग्रोथ इतना इतना कॉमन टॉपिक है, या यूँ कहिए कि जैसे कोर सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो ये डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इकोनॉमी का एक एक कोर कोर वैल्यू है। कोर मतलब एक कोर फाउंडेशन है कि फाउंडेशन वैल्यू है कि अगर हमने इंक्लूसिव ग्रोथ पे एक अच्छा आंसर तैयार कर लिया, कि हमने अपने नोट्स में एक पन्ने पे इंक्लूसिव ग्रोथ लिखा, क्या इंक्लूसिव ग्रोथ होती क्या है, उसका डेफिनेशन याद कर लिया, तो उससे क्या हमारे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे? हाँ, काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगे, अच्छे खासे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और जितने भी आप क्वेश्चन से देखोगे, चाहे वो 2013 में आया है, 14 में, 15 में, 16 में, जितने भी सवाल आए, ठीक है, आप इसमें कहीं ना कहीं जो डेटा, जो फैक्ट इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करोगे, वो आप हर जगह यूज कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो डेटा आप एक सवाल में यूज कर रहे हो, जो फैक्ट, जो डायग्राम, जो फ्लो चार्ट आप एक जगह यूज कर रहे हो, उसको दूसरी जगहों पर भी यूज कर सकते हो। इसमें कोई मना ही नहीं है। हो सकता है आपको अपनी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट करनी हो, या हो सकता है GS3 का जो ऑप्शन, आप जो डेटा आपके पास है वो आप GS2 में यूज कर सकते हो, GS1 में यूज कर सकते हो, और एथिक्स और ऐसे में तो कोई सीमा ही नहीं है, आप जितना मन करे उतना घुमा घुमा के यूज करो। ठीक है, तो ये तो रहा, आपको मैंने दिखाया कि एक सिलेबस से जो कैसे सीधे सीधे जो सवाल है वो पूछे जाते हैं, कि एक सिंपल सा इंक्लूसिव ग्रोथ का एक इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक था,
और उसके ऊपर कितने सारे सवाल आपको मिले हैं। सेम इसी तरीके से ये गवर्नमेंट बजटिंग, मेजर क्रॉप पैटर्न, एग्रीकल्चर जो जो पार्ट है, यहाँ से अ, ये सब्सिडीज के ऊपर सवाल है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, फिर उसके बाद हमारा साइंस एंड टेक हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। ये सारे टॉपिक्स हैं। अब ये देखने में बहुत ऐसा लगेगा कि करंट अफेयर है या क्या पूछ दिया है, क्या घुमा के पूछ दिया है। ठीक है, बट ये हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स। इनको अगर आप तरीके से तैयार करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, कि आंसर राइटिंग करने से पहले आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप रहे कि आपने पीवाईक्यूज देख रखे हैं, आपने सिलेबस दे रखा है, तो आपको बहुत आसानी रहेगी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने में। अच्छा, तो फिर ये बात रही कि हमने किस तरीके से ये देख लिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे कैसे सवाल हमको मिलते हैं, या यूं कहें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना हमारे लिए हेल्पफुल है। देखिए, आंसर राइटिंग के बारे में ना बहुत सारी बातें जानबूझ के बहुत ही कंफ्यूजिंग फैलाई जाती हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी प्री पास नहीं किया, मेंस पास नहीं किया। अरे कोई ऐसा ताना मारने वाली बात नहीं है कि किसी की बुराई करके आप आप अच्छाई दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बट ये फैक्ट है कि आपने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया ही नहीं, कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा ही नहीं, और आप ये दावा कर रहे हो कि मैं आपको इस तरीके से बना दूंगा कि आप दुनिया में कोई भी आंसर लिख सकते हो। भाई, दुनिया में किसी भी सब्जेक्ट पे ऊपर कोई भी आंसर लिखने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जो हमको पता है कि भाई ये टॉपिक रिपीट कर रहा है, ये थीम रिपीट कर रहा है एज इट इज। अगर मैं कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा, कुछ डायग्राम बना लेता हूँ तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। सेम ऐसा बहुत सारी जगहों पर प्री के लिए होता है। दुनिया भर के मैगजीन, करंट अफेयर, ये सब पढ़ पढ़ के ऐसा लगता है कि बस अ, कि क्या पढ़ ले, हमारा कभी कुछ कोई चीज़ पूरा नहीं हो रहा है, कैसा कर ले, और हमारा कि हम 3000 आंसर लिख ले, हम 4000 आंसर लिख ले। उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। 2013 से लेकर के 2023 या 2024 है, जब भी, जैसे मान लीजिए आप अगले साल प्रीलिम्स मेंस जब आप दोगे तो उसके एक साल पीछे तक का, कि 2025 का दे रहे हो तो 2024 तक का मेंस का पेपर आप लगा के जाओ। एटलीस्ट 10-11 साल का पूरा तरीके से सॉल्व करके जाओ। और जब जिस फ्रॉम द डे वन, जैसे आप प्रीलिम्स की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, कि आप बेसिक सिलेबस कवर कर रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो साथ ही साथ हम जैसे प्रीलिम्स का पीवाईक्यू लगाते जा रहे हैं, उसी तरीके से हम मेंस का पीवाईक्यू भी लगाते जाएं। ये और बहुत सारे लोग इस चीज़ पे चर्चा ही नहीं करते। बहुत सारे फाउंडेशन कोर्स या कुछ भी हो जाए उसमें ये देखा है। मैं भी इसका बहुत ज़्यादा एक मुझे भी बहुत परेशानी पहले स्टार्टिंग में होती थी कि समझ में ना आए कि भाई स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि जब आप प्री पास कर चुके हो, प्री और मेंस के बीच का जो टाइम है, उसमें इतना समय होता ही नहीं है कि आप उस समय जाके कोई कोर्स ज्वाइन करो या कुछ करो, उसके बाद फिर आप स्क्रैच से, जीरो से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उस समय पे आपके पास भाई एक तो इतना बड़ा एसए का पेपर, इतना बड़ा सिलेबस है, जनरल स्टडीज 1 2 3। ठीक है, उसके बाद मान लो एथिक्स का बहुत छोटा सिलेबस, बट स्टिल एथिक्स में मेहनत भी उतना करनी रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एसए लिखना है, और सबसे बड़ा आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल में कोई आप जनरल स्टडीज के जैसे नहीं लिख सकते हो, आपको उसमें थोड़ा बहुत एक परफेक्शन के टूवर्ड जाना पड़ता है ना, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा आप स्कोर गेन करते हो। एथिक्स, एसए और ऑप्शनल, ऐसे 3 सब्जेक्ट होते हैं जो आपकी रैंक बनाते हैं कि आपका इवन आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आप गौर करेंगे तो अगर आप हर साल का पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है। कि जनरली जनरली जो बच्चों के मार्क्स आते हैं, जीएस जीएस 1 2 3, ये 750 नंबर का पेपर होगा, 250 का करके ऐसे होगा। ठीक है, इसमें अप्रोक्सीमेटली बच्चों के 300 से लेकर के 330 के बीच में आते हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का, कोई एक्सेप्शनल मिल गया जो 280 ला के या 270 ला के भी सिलेक्शन ले रहा है तो उसकी बात नहीं कह सकते, बट जनरली यही स्कोर रहता है। तो अगर हम 300 का स्कोर ही मान के चले तो 750, 300 आउट ऑफ 750 का मतलब होता है 40%। यानी 10 मार्कर में 10 मार्कर के 40% का मतलब हुआ 4 मार्क्स, और 50 मार्कर में 40% का मतलब हुआ 6 मार्क्स। यानी हमको 10 नंबर के सवाल में सिर्फ 4 नंबर लेके आना है।
या 15 नंबर के सवाल में सिर्फ 6 नंबर लेके आना है, वो भी नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर के ऊपर जाके कोई फैक्ट है, कोई डेटा लिखने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आपको कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ लिखनी पड़ेगी जिसके लिए आपका बहुत समय लगेगा, बिकॉज अगर आप वो चीज़ लिखोगे तो आपको डेटा के ऊपर रिसर्च भी तो करना पड़ेगा अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा जनरल स्टडीज 1 2 3 में बहुत ऐसे सोचे कि नहीं भाई हम बिल्कुल 350 लेके आए, आपको मिलेगा ही नहीं नंबर उतना, आप कितना भी अच्छा लिख दो। किसी का कॉपी खाली एग्जाम्पल सेट करने के लिए, या जैसे आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूट के एग्जाम एग्जाम में देखते थे, तो हमेशा कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि किसी न किसी एक बच्चे के 100 में से 100 आएंगे, कोई जो बहुत ऑब्जेक्टिव पेपर है, जिस पेपर में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी होती है। बट मेजोरिटी ऑफ क्लास ही 70 80% बैठ की रहती थी। तो हमको एग्जाम्पल सेट करने वालों के पीछे भागना है, हमको एक्सेप्शनल केस के पीछे नहीं भागना है। हमको ये बना के चलना है कि भाई देखो, जो हर साल टॉपर होता है, कि जो लड़का फर्स्ट रैंक लेके आ रहा है, जो लड़का टॉप कर रहा है, उसका सीन क्या है कि भाई, जो जैसे लास्ट ईयर के जो टॉपर थे, जो 2023 22 या 21 उसके देंगे, तो उनका अप्रोक्सीमेटली 900 मार्क्स होता था। ठीक है, आउट ऑफ 750। ये खाली मेंस के मार्क्स हैं, इसमें इंटरव्यू का पर्सनालिटी टेस्ट नहीं ऐड है। ठीक है, 900 नंबर का मतलब होता है कि आप 900 नंबर का मतलब होता है कि अगर आपके मान लीजिए जनरल स्टडीज वन में, जनरल स्टडीज 1 2 और 3 में 300 नंबर है। ठीक है, तो 900 में से 300 घटा दिए, बचे 600 मार्क्स। ये 600 मार्क्स आपको अब बचे हुए 3 सब्जेक्ट में ऐड करना है। 3 सब्जेक्ट क्या हो गए आपका? GS 4, GS 4 का मतलब एथिक्स। ठीक है, उसके अलावा एसए, और फिर आता है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल का 2 पेपर है ना, P1 P2, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, अब एथिक्स में जो जनरल स्कोर आप देखोगे, जो किसी बच्चे ने तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रखी है, जिसने अपना सिलेबस पूरा कर रखा है, आप कोई भी बुक उठा लो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा लो, उसमें जो बेसिक एथिक्स की डेफिनेशन दे रखी है, जो सिलेबस में जो कीवर्ड्स दे रखे हैं, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, या जैसे यहाँ पे ये सिलेबस से अगर हम देखें, हाँ, एथिक्स का सिलेबस देखें, तो ये क्या है? पेपर 5 यानी जीएस GS 4, इसका सिलेबस देखें तो, है ना, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, उसके अलावा एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, इमोशनल इंटेलिजेंस, इस पे कई बारी सवाल आया है ईआई पे। ठीक है, और उसके अलावा ये ग्रेट लीडर, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, इसके अलावा मोरल थिंकर्स के ऊपर, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, इसके ऊपर कई बार सवाल आता है सीधा सीधा, मतलब करप्शन और सर्विस डिलीवरी, इन सब चीज़ों के ऊपर सवाल जो पूछा जाता है वो है। तो ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स जैसे कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, इनके बीच में डिफरेंस पूछ देगा। सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस, इसमें अगर हम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी, ये जो भारी भारी वर्ड होते हैं, जो एथिक्स से जुड़े हुए होते हैं, अगर हम इनका उपयोग करते हैं और इनको लिख देते हैं अपने एग्जाम में, तो हमको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बहुत अच्छे नंबर का मतलब 120 से 130 के बीच में। और अगर आप 130 प्लस जा रहे हो, जो कि जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर चीज़ है, जाते हैं, वो मिलता है लोगों को, तो आपकी मेहनत भी उस हिसाब से होनी चाहिए। केस स्टडीज में आपने अच्छा कर रखा है, और सबसे बड़ी चीज़ एथिक्स पेपर में पेपर लोगों का छूट जाता है, पूरा ही नहीं हो पाता है। जो अप्रोक्सीमेटली 13 सवाल होते हैं, एक सवाल होगा, उसके कुछ 2 3 सब सेक्शन होंगे, ऐसे कर करके 13 सवाल होते हैं। सेक्शन ए में, सेक्शन बी में छः छः केस स्टडीज होती है, हर साल 6 केस स्टडी आती है। उसमें अप्रोक्सीमेटली लोगों के 250 में से 120 मार्क्स अगर आपने ढंग से तैयारी कर रखी है तो आ जाते हैं। तो अगर हम 120 प्लस भी मान के चलते हैं, कि मान लीजिए आपकी तैयारी अच्छी है और आप 125 लेके आते हो, ठीक है, 50% मार्क्स तो आप गेन कर लेते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक ठाक मेहनत करेंगे हो जाता है, बिकॉज उसका सिलेबस बहुत कम है। एक पूरा का पूरा जीएस का पेपर में इतना कम सिलेबस, कंपेरेटिव टू आप GS 1 GS 2 GS 3 के देखेंगे। जनरल स्टडीज 1 में क्या क्या है? जनरल स्टडीज 2 में आपको पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, आईआर पढ़ना पड़ेगा, और भी जो बाकी सारे सब्जेक्ट है। GS 3 में इतना आपको ये साइंस एंड टेक, ये इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमी इतना बड़ा है। ठीक है, GS 1 में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, और ये सोसाइटी, ये बाकी के जो सब्जेक्ट है वो सारा कवर करना है। तो अब वो अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे GS 4 में खाली एक सब्जेक्ट है, उसका PYQ लगाना है। कितने PYQ होंगे? मैक्स टू मैक्स, अगर आप रफली काउंट करोगे तो 200 भी नहीं होंगे। अगर आप हर दिन बैठ के 5 5 6 6 सवाल, 7 7 सवाल पे लगाते हो, तब भी वो बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा।
ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 125 नंबर मान के चलते हैं कि हमारा 125 हमारा टारगेट रहे, कि मैं GS4 में 125 लेके आऊँ, और सेम ऐसे भी ऐसे ही होता है कि मैं एवरेज इसमें 125 टारगेट कर चलूँ आउट ऑफ 250, 50% मार्क्स इसको होता है ना। और ऑप्शनल की तैयारी, सिंस आप अपना ऑप्शनल बहुत सोच समझ के चूज कर रहे हो, ठीक है, कि मुझे भाई इतना लेके आना है, और मेरा ऑप्शनल बहुत तमीज का होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि मैं किसी के दूसरे की देखा देखी या मार्केट में कोई ऑप्शन चल रहा है तो मैं वो देख कर, नहीं, मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए। बिकॉज ऑप्शनल एक ऐसी चीज होती है जो आपका स्कोर बहुत ज्यादा एनहांस कर देगी। जितने भी टॉपर आप देखोगे उनमें कभी भी किसी भी का जो ऑप्शनल का स्कोर होता है वो एवरेज नहीं होता है। ऐसा आप कभी नहीं देखोगे कि 500 नंबर में से कोई 220, 230 या 210 लेके आ रहा है। मेजोरिटी ऑफ जनता जो होती है, जो बच्चे इवन सिलेक्ट होते हैं, उन सभी के मार्क्स 280, 290, इवन 300 प्लस तक जाते हैं, है कि नहीं? तो अगर हम ये रफली मान के चलें कि मान लो आपका जो ऑप्शनल है, पेपर वन पेपर टू दोनों मिला के आप उसमें 280 के आसपास मार्क्स लेके आते हो, ठीक है, तो कितने हो गए कि आप 300 नंबर, मैंने मान लिया आपका एवरेज, ये ऊपर के जो 1, 2, 3 है GS में, उसके अलावा आपका एथिक्स प्लस SA में 125 प्लस 125, मान लिया, ये कितना हो गया 250, है ना? एक एक ये हो गया 300, एक ये हो गया 250, और ऑप्शनल में मैं ये मान के चल रहा हूँ आप तकरीबन 280 का टारगेट कर रहे हो, ठीक, मान लो 300 का टारगेट कर रहे हो, कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप 10-20 नंबर आगे पीछे कर लीजिएगा, ठीक है, 300 नंबर कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको ऊपर के टॉप 3 सर्विसेज चाहिए तो आपको इस तरीके के मार्क्स लेके आने ही पड़ेंगे, या चाहे मतलब भले आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, या ये तो किसी को सुन के इस पे हंसी आ रही हो, या किसी को लगे कि नहीं किसी के हाथ पांव फूल जाएंगे, यार ऐसा कैसे होगा, नहीं, आपको करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 300, 300, 600, 6 2 8, करीब 850 नंबर हो गए, ठीक है। मैंने कितने बताए थे ऑल इंडिया रैंक के, वन के जो 900 के आसपास होते हैं, ऑल इंडिया रैंक वन, बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स उस साल कितना अचीव किया सकता है, क्योंकि किसी साल मार्किंग टफ होती है, किसी साल मार्किंग बहुत लीनियंट होती है, ठीक है। तो आज आज 850 का टारगेट करके चल रहे हो आप कि 850 का है, ठीक है। तो और आपका पर्सनालिटी टेस्ट में आप कितना भी खराब से खराब पर्सनालिटी टेस्ट देके आओगे, कितना भी खराब से खराब इंटरव्यू देके आओ, कितना भी लाइटली लोगे उसको, इस चीज को, कि भाई मैंने कुछ पढ़ाई ही नहीं है, मैंने अपने डैफ के ऊपर कुछ काम नहीं किया है, मैंने अपना जो डैफ वन है डैफ टू है दोनों ऐसे ही भर दिया था, कि मुझे खुद भी श्योर नहीं था कि मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, स्टिल उसके बाद आप 5-6 मॉक भी देके जाओगे, तमीज से आप जाके अपना इंट्रोडक्शन बोल के आओगे, नाम बोल के आओगे, कुछ मान लीजिए आपसे कुछ 25 मिनट के इंटरव्यू में कुछ 15-16 सवाल दिए गए, आप 30 to 40% सवालों का आंसर भी दे पाओगे, तब भी आपको 150 प्लस, या इवन कहिए 170 के बीच में मार्क्स मिल ही जाएंगे। 150 से 170 के बीच में मार्क्स मिल ही जाएंगे। मैं इनका एवरेज लेके चल रहा हूँ 160 का, ठीक है। और 850 प्लस 160 ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जीरो, एक, ठीक है, 1010 नंबर। अब 1010 नंबर पे फाइनल लिस्ट में आपकी देखिए ऑल इंडिया रैंक कितनी आई है। मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट CSE 2023, ठीक है। देखिए ये रैंक वन हो गए, ये देखिए ये हमारे रैंक वन हो गए, ठीक है। रैंक वन के मार्क्स टोटल कितने हैं रिटर्न में, 899, टोटल मिला के 1100, अप्रोक्सीमेटली 1100 के आसपास। मैंने क्या बोला आपको कि आप 1010 के आसपास का देखिए कितने आए हैं। ये रहा 1000, 1145, 150 मान लीजिए, ठीक है। ये है 1010, 1010 के करस्पॉन्डिंग ऑल इंडिया रैंक 42,
और जैसा कि मैंने आपको वो बताया कि आप एक्चुअल जो मार्क्स आप देखोगे, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आप देखोगे मेंस में, तो टोटल जो 1010 का मार्क्स है, ये 42 ऑल इंडिया रैंक 42 के करस्पॉन्डिंग, मतलब आप टॉप 50 के अंदर में आ जाओगे। वो ज्यादातर आप एवरेज देखोगे टॉप 50 के अंदर में भी, तो 850 तक लाने वालों के नंबर भी बहुत कम है। अब 834, 845, 810, 804, 819, 827। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये 850 लेके आ रहे हो उसमें मेंस में, और अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा बहुत भी ठीक हो गया, कि जो मैंने आपका एवरेज 160 लेके चला है, मैं चला था, और यहाँ पे आप लोगों के मार्क्स देखोगे पर्सनालिटी टेस्ट में, इंटरव्यू में 165, 176, 176, ऐसे 200, 206, 190, और आपके मेंस के मार्क्स का कोई मतलब होता ही नहीं है आपके इंटरव्यू के मार्क्स से। ऐसा नहीं होता कि आपके मेंस के मार्क्स में कि उनको पहले से पता होगा कि आपके मेंस में इतने मार्क्स हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग नंबर, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होता है आपकी मेंस की परफॉर्मेंस से, तो आप वहां पे कितने भी नंबर ला सकते हो। ठीक है, कि हो सकता है कि आपका मेंस बहुत खराब हो, बट आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा किया है तो आपके 200 नंबर के आसपास आ गए। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी तरीके से अपना पेपर दिया है, थोड़ा बहुत भी आपने, सॉरी, आपने अपना इंटरव्यू बहुत सीरियसली लिया है कि मैं पूरी तैयारी करके जाऊंगा, और होता है, इंटरव्यू की तैयारी भी होती है। ज्यादातर लोग इंटरव्यू को बहुत लाइटली लेते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो 160 मैंने माना था, 20 नंबर आप उसमें एक्स्ट्रा बढ़ा दो, कि 160 की जगह पे 180 हो गए, तो 1010 की जगह पे आपके मार्क्स 1030 हो गए, मात्र 20 नंबर के डिफरेंस पे। सिर्फ 20 नंबर, सिर्फ 20 नंबर के डिफरेंस पे आप 1030 में कहाँ पहुंच जाओगे? 1030 में आ गया टॉप 20 के अंदर में, ऑल इंडिया रैंक 18। ठीक है, आपको समझ में आया? और यहीं आपके 20 नंबर थोड़े से और कम हो जाए कि 990 आपके आ जाए, 1010 की जगह आप 20 नंबर और कम लेके आओ कि आपको इंटरव्यू में 140 नंबर ही मिले, या आपके मेंस में 850 की जगह 830 आए, तब भी 990 में आपकी बड़ी अच्छी रैंक आ जाएगी। 990 कहाँ है, ये देखिए, है ना? एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच लोग ऐसे हैं जो 990 के स्कोर पे खड़े हैं। ठीक है, तो ये कितनी रैंक है ऑल इंडिया रैंक? 110, 111, 12, 13, 14। तो यही सारा गेम होता है मेंस का। और लोगों को लगता है, और ये जितनी भी मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है, पूरी स्टोरी सुनाई है शुरू से लेके अंत तक, ये इसका डिस्कशन कहीं होता ही नहीं है। ठीक है, पूरे साल भर आप जब भी पढ़ोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे, इवन जब पूरी तैयारी आप करोगे, उसके प्रिपरेशन की पूरी साइकिल में आपको खाली प्रीलिम्स, 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 प्रीलिम्स के एमसीक्यू, प्रीलिम्स में ये होता है, फलाने होता है, ढिमकाने होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, यही कहानी पूरी सुनाई जाएगी। बिकॉज प्रीलिम्स में बैठने वाले लोगों की संख्या 5 लाख के आसपास है। ठीक है, ऐसा कोई लिमिट तो है नहीं कि प्रीलिम्स में खाली 5 लाख लोग ही बैठ सकते हैं। भाई 6 बैठते हैं, 7 बैठ सकते हैं। तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है उससे, जो लोग इन सब चीज़ों की बातें करते हैं। और मेंस के ऊपर कोई बहुत फोकस इस वजह से नहीं करता, बिकॉज प्रीलिम्स पास करके मेंस लिखने वालों की संख्या बहुत ही लिमिटेड होती है हर साल, 14,000, 15,000। तो 14,000, 15,000 लोगों के हिसाब से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, वो 5 लाख वालों के कंपेरिजन तो बहुत ही कम होगा, है ना? और इसी वजह से मेंस के ऊपर बहुत लोग फोकस नहीं करते। जबकि मेंस, कायदे से अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स प्रीलिम्स और मेंस में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि मेंस आपके हार्डवर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा आप आंसर लिखोगे, जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे, आपके आंसर्स की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा स्लोली स्लोली करके इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, आंसर्स की क्वालिटी इंप्रूव होने का जो ग्राफ होता है वो कभी भी लीनियर नहीं होता है। कि आप सोचो कि मैं यहाँ पे हार्डवर्क कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे टाइम के हिसाब से मेरा उतने आंसर इंप्रूव होते जा रहे हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। स्टार्टिंग का जो आपका इनर्शिया रहेगा वही खत्म करना रहता है। तो जैसे ही आप 50 क्वेश्चन लिखोगे, 60 क्वेश्चन लिखोगे, टूटा फूटा कैसा भी लिखोगे, उसमें कुछ भी, कोई भी डेटा, कोई भी फैक्ट, कुछ भी रैंडम चीज लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, एक पेज लिखो, आधा पेज लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि वो एक्चुअल एग्जाम का तो है नहीं, आप बस लिखना सीख रहे हो। ठीक है, लेकिन वो ग्राफ लीनियर ना होकर वो एक्सपोनेंशियल होता है, कि एक बारी जहां आपने एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दिया, उसके बाद फिर जो आपका इंक्रीमेंट होगा वो बहुत मल्टीपल टाइम्स होगा। कहीं कि जहां आप स्टार्टिंग के एक महीने में हर दिन में 7 सवाल लिखने में भी आपके पसीने छूट जाते थे, पता चल रहा है कि आप इतना फ्रीक्वेंट हो गए, आपके पास इतना इतना इन्फॉर्मेशन हो गया, इतना कंटेंट हो गया है इकट्ठा, कि आप एक दिन में 20, 25, 25 सवाल लिख दे रहे हो, आपको मजा आ रहा है। बिकॉज आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, आपको रिजल्ट मिल रहा है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ मेरा वो हो रहा है, मेरा सिलेक्शन होने वाला है। दैट इज वाई आप देखा कि जितने भी लोग होते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं,
वो जब प्रीलिम्स के पहले अपनी मेंस की तैयारी करके बैठे रहते हैं तो खाली प्री के बाद मेंस में एक तरीके से वो आराम ही कर रहे होते हैं। उनको पता है कि मुझे एक दिन में 40 सवाल लिखना है और 3-4 दिन के बाद एक टेस्ट दे देना है। वरना तो जो तैयारी होती है एक्चुअल में, जो आप सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट की देखोगे, तो क्या होगा कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, 2 हफ्ते के अंदर में 2 हफ्ते में रिजल्ट डाल दे देगा यूपीएससी। ठीक है। आप जिस दिन प्रीलिम्स का एग्जाम दे के आओगे उसके उसके 2 या 3 दिन के बाद सारे मेंस के कोर्सेज लॉन्च होना स्टार्ट हो जाते हैं। हफ्ते या 10 दिन के अंदर में ही पहला एक सेक्शनल टेस्ट हो जाएगा। कई कई लोग तो फुल लेंथ कराने लगते हैं। ठीक है, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। आप इतना मेहनत करके प्रीलिम्स पास करके आए हो और आपको लगेगा कि आप ऑलरेडी लेफ्ट रेस में बहुत पीछे हो। क्यों? बिकॉज आपने मेंस की तैयारी नहीं कर रखी थी। तो यही होता है पूरा इसमें। अब फिर एक साल, अगर मेंस में थोड़ा आगे पीछे हो गए तो फिर एक साल वही दोबारा रिपीट करो। और अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, यहाँ पे समस्या एकेडमिक नहीं होती, यहाँ पे समस्या हमेशा ह्यूमन वाली होती है, ह्यूमन एलिमेंट वाली। अकेलापन बहुत ज्यादा है, पैसा नहीं है, रूम का रेंट कैसे देंगे, खाना पीना कैसे होगा, है ना। ऊपर से मान लो कोई है, रिलेटिव टाइप का रिलेटिव्स हैं कोई, तो ताना मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, शरीर इतना ओबीस हो जाता है कि जिसकी जिसकी कोई सीमा नहीं है, अकेलापन और मतलब और ओवर थिंकिंग जिसकी मतलब इतनी ज्यादा होने लगती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो उसको तरीके से करो, प्लान करके चलो। ठीक है। तो बस मेरी यही कोशिश रहेगी कि जितना मैंने आपको ये पूरी कहानी सुनाई है, इसको मैं समराइज करके चलूँ। और इसके बाद मैं एक सवाल लिखूंगा। वैसे तो मैं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, एक एक सवाल करके, इसमें एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा। जितने भी हैं 2013 से लेकर के अभी तक के जितने भी आए हैं पीवाईक्यू मेंस के, वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। भले वो रिपीटेटिव हो, भले वो कुछ कैसा भी हो, और उसमें से जितना डेटा फैक्ट डायग्राम जो भी मिल सकेगा उसको उसको हम लिखते जाएंगे धीरे धीरे करके। एक अपना मेंस का पूरा नोट्स तैयार कर लेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर जाके हमको हमको उसके लिए फिर परेशान ना होना पड़े। और यही एक समय होता है, यही जो जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यही यही तैयारी होती है। दिसंबर तक आते आते आप, अगर आपने प्रीलिम्स का बेसिक फाउंडेशन तैयार कर रखा है, अगर आपने ऐसा कर रखा है कि जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी है उसको आपने तरीके से पढ़ रखा है, तो आपको मेंस के लिए एकदम जुट जाना चाहिए। ठीक है। आप मेंस की तैयारी करोगे तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी भी बहुत ना अच्छी होती जाएगी। और उसका प्रूफ है, हर साल मेंस के आप पेपर देखा करो, जो पिछले साल का मेंस का पेपर आया है उसमें से एक ना एक किसी टॉपिक से सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ देते हैं अगले साल के प्रीलिम्स में। ये ट्रेंड है हर साल का। और भी बहुत सारी चीजें मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है। तो यही मेरा पूरा एक समरी था। ठीक है। और टाइम टू टाइम मैं ये भी बताते रहूंगा कि कैसे आपको कि कौन सी जगह पे थोड़ा जो माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं जो छूट जाते हैं, उस पर कैसे इंप्रूवमेंट करना होता है।